नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजपाल सिंह हिंदी थ्योरी सीरीज में हमारा हिंदी साहित्य चल रहा था, जिसमें हमारे हिंदी साहित्य के 3 से 4 वीडियो हमारी निकल चुकी हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट पर सेव हो चुकी हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज हिंदी साहित्य की जो नेक्स्ट हमारा निकलने वाला सीरीज है। इससे पहले हमने बात करी थी भारतेंदु युग की। आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग की, और द्विवेदी युग के साथ साथ में जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी रहने वाली हैं, द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, हिंदी के अन्य वीडियोज़ यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, अन्य चैप्टर अगर नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही जिस चैप्टर को आप लोग देखते हैं उसके अगर एमसीक्यू सीरीज अगर आप लोगों को लगाने हैं, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहे वो एमसीक्यू सीरीज के हो या फिर थ्योरी सेशन के हो, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला हुआ है। तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं द्विवेदी युग पर। इससे पहले हमने भारतेंदु युग पर बात करी थी। तो दोस्तों, जो हमारा द्विवेदी युग है वो हमारा 1900 से 1918 के मध्य में हमारा चला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, किस युग को हमारा जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, हमारा द्विवेदी युग को जाना जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारे द्विवेदी जी हैं, उन्हीं को जो खड़ी बोली है, जो हिंदी के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय जाता है, वो हमारे किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। फिर देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर से बताई गई हैं। हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ था। अच्छा दोस्तों, जो हिंदी में कहानियां हैं, उन कहानियों का जो वास्तविक विकास है वो भी हमारा द्विवेदी युग से ही माना जाता है। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन है अगर देखा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी, पद्म सिंह शर्मा और नाचूराम शर्मा शंकर, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, मित्रबंधु लोचन प्रसाद पांडे और सियाराम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय। तो दोस्तों, इसमें से जो कुछ नाम थे हमारे, जैसे जो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं, वो हमारे जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरिया हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं और राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इनसे संबंधित एग्जामों में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को इनको याद रखना है, और साथ ही इनसे रिलेटेड जो रचनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको भी आपने याद रखना है। फिर देखिएगा, द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी जो रचनाएं हैं, तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ही रहेगा। आप लोगों को लगभग सभी ही इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको याद रखना है। काव्य मंजूषा नागरी सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप और कुमार संभवसार जो हैं, ये सभी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य इनका देखने को मिलता है, जो प्रलंब काव्य के रूप में देखने को मिलेगा। 1914 में इनके द्वारा ये लिखी गई थी। और वैदेही वनवास जो है वो हमारा प्रबंध काव्य है, ये 1939 में इनके द्वारा लिखी गई थी। पारिजात एक प्रबंध काव्य है जो 1937 में हरिऔध जी के द्वारा लिखी जाती है। और चोखे चौपदे 1932 में इन्हीं के द्वारा लिखी जाती है। प्रेम प्रपंच, पदम प्रशन, चुपते चोपते, रसकलश, कर्मवीर, फूल पत्ते, ग्राम गीत और कृष्ण शतक बोलचाल जो रचनाएं हैं, ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखी गई हैं। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की, तो रंग में भंग इनकी प्रमुख रचना देखने को मिलती है, जो काव्य रचना 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी। जयद्रथ पथ जो हमारा खंड काव्य इनका देखने को मिलता है, 1910 में मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा इसकी रचना करी जाती है। भारत भारती जो अधिकतर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस इनका है, 1912 में इनके द्वारा लिखी जाती है। और किसान इनके द्वारा 1917 में, पंचवटी 1925 में और झंकार 1929 में लिखी जाती है। वहीं अगर बात करेंगे गुरुकुल की, तो दोस्तों ये 1929 में, साकेत महाकाव्य 1931 में और यशोधरा 1932, नहुस द्वापर 1936 में और जय भारत 1952 त्रिपथगा सिद्धराज में देखने को मिलती है। फिर देखिएगा, नाथुराम शर्मा शंकर, यानी कि गर्भ रंडा साहित्य रहस्य, अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व। और वहीं अगर श्रीधर पाठक जी की अगर बात करेंगे, तो भारत गीत, बाल विधवा कवि कविता, जॉर्ज वंदना
वनाष्टक कश्मीर सुषमा 1904 में इनके द्वारा लिखी गई है, जो देहरादून भी इनके द्वारा लिखा गया है। फिर देखेंगे अगर गया प्रसाद सनेही जी के द्वारा, तो प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग, कृषक क्रदन, राष्ट्रीय वीणा और राम नरेश त्रिपाठी जी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति देखने को मिलते हैं। मिलन पथिक इनका लगभग पूछा जाता है। मानसी और स्वप्न जो रचनाएं हैं वो हमारी राम नरेश त्रिपाठी जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर बात करें तो गंगावतरण 1937 में, उद्धव शतक ब्रजभाषा में 1929 में, हिंडोला 1994 में और श्रृंगार लहरी कलकाशी जो रचनाएं हैं वो हमारी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर बात करेंगे सियाराम शरण गुप्त जी, तो आद्रा विषाद, पाथेय, उन्मुक्ति, नकुल और नोआ खाली जो रचनाएं हैं ये हमारी सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई हैं। विशेष में अगर देखें तो हरिऔध जी की साहित्य जगत में कवि सम्राट की उपाधि विभूषित किए गए थे। इनकी रचना प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। अच्छा दोस्तों, जो हमारा प्रिय प्रवास है ये अधिकतर बार पूछा जाता है, और हरिऔध जी जो साहित्य जगत में कवि सम्राट के रूप में भी इनको क्या किया गया है, विभूषित किया गया है, कहता है। फिर देखिएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा दोस्तों, खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं, यानी कि खड़ी बोली के रूप में सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा है, तो हमारा अमीर खुसरो के द्वारा खड़ी बोली का प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन अगर खड़ी बोली के सबसे प्रथम महाकवि के रूप में अगर बात करेंगे तो हमारे कौन रहेंगे, अयोध्या सिंह हरिऔध जी को देखने को मिलता है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और वहीं बात करेंगे श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिएगा अब हम आते हैं छायावादी युग यानी कि शुक्ल युग की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा जो छायावादी युग है ये 1918 से 1936 तक हमारा देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के नाम पर इस युग के शुक्ल युग भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जो आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी हमारे हैं उन्हीं के नाम पर इस युग को शुक्ल युग भी कहा जाता है। किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अन्योक्ति पद्धति, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह एवं रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र कहा है। अगर जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं तो आप लोगों को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है या फिर कौन इसमें से विमेल है करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो आप लोगों को उस तरीके से इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो देखिएगा जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे। इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा छायावादी युग का प्रवर्तक है वो किसे जाना जाता है, तो दोस्तों ये हमारा जयशंकर जी को जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी का प्रथम व प्रतिनिधि कवि माना है। अच्छा दोस्तों, हमारा जो छायावादी का प्रतिनिधि कहें या फिर प्रथम कवि है ये किसके द्वारा कहा गया, सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। फिर देखिएगा छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली का फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। अच्छा दोस्तों, जो छायावाद है उसमें जो प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है, तो फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ता है। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिएगा छायावादी युग के प्रमुख जो कवि हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, पद्मलाल और पुन्नालाल बख्शी जो हैं ये आपके छायावादी युग के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन प्रमुख जो 4 हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। अच्छा ध्यान दें, रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग एवं छायावादी युग दोनों में साहित्य सर्जन किया हुआ है। फिर देखिएगा छायावादी युग के जो प्रमुख कवि हैं एवं उनकी रचनाएं हैं अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ही आते हैं। उनकी काफ़ी फेमस जो आपकी रचना देखने को मिलती है उर्वशी, उसका जो जिक्र है, जो रचना है
जो रचनाकार इसके देखने को मिलते हैं तो ये जयशंकर प्रसाद जी देखने को मिलते हैं। उर्वशी है, कामायनी इनकी खड़ी बोली में लिखी गई एक रचना है। आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक बहुत बार पूछा जाने वाला है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना अयोध्या का उद्धार। और दोस्तों जो हमारे प्रेम पथिक है वो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना के रूप में जानी जाती है। और अयोध्या का उद्धार है। कानन कुसुम है, कानन कुसुम को खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह के रूप में भी जाना जाता है। वन मिलन है, करुणालय है और चित्राधार, महाराणा का महत्व और प्रेम राज्य के रूप में जो इनकी रचनाएं हैं ये देखने को मिलती हैं। दूसरी अगर बात करें तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जूही की कली बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जूही की कली किसके द्वारा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। प्रथम काव्य कृति 1916 में इनकी जूही की कली के रूप में देखने को मिलती है। अनामिका है, परिमल है, तुलसीदास, गीतिका, गीतिका ललित गीतों का एक संग्रह देखने को मिलता है। कुकुरमुत्ता है, नए पत्ते, अणिमा, पंचवटी प्रसंग, बेला, आराधना, अर्चना, गीताकुंज और सांध्यकली जो रचनाएं हैं ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की देखने को मिलती हैं। दोस्तों एक बार जो ये हमारे पर्टिकुलर जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं या फिर जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा जी हैं, इन सभी से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जब हमारी हिंदी टोटल ये वाली ख़त्म हो जाती है तो मैं हिंदी की अलग से एक और सीरीज़ लाऊंगा जिसमें केवल मैं हिंदी साहित्य को ही लाऊंगा और जितने भी हमारे पर्टिकुलर 23 से 24 जो भी हमारे उसमें लेखक देखने को कवि देखने को मिलते हैं उन सभी पर मैं डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और ट्रिकी मेथड से आपको याद करने का प्रयास भी करूंगा। तो वो वाली जो वीडियो है वो आप लोग मिस ना करें। जब वो वीडियोज़ मैं चलाऊंगा तो आप लोगों को उससे पहले ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा कि मैं वो वाली वीडियो चला रहा हूँ जो आप लोग ट्रिक के माध्यम से उनको कवर कर सकें। तो दोस्तों देखिएगा, फिर हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। तो निहार है, यह इनका प्रथम काव्य के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा यामा है, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ भी दिया गया है। यामा है, फिर रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र रेखाचित्र के रूप में देखने को मिलती है और दीपशिखा और सप्तपर्णा के रूप में जो रचनाएं हैं ये हमारी महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी जाती हैं। फिर देखेंगे अगर सुमित्रा नंदन पंत जी को तो दोस्तों वीणा इनकी सबसे पहले आती है 1918 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में, युगांत आपके 1936 में और युगवाणी 1939 में। वहीं ग्राम्य की बात करेंगे तो 1941 में, युगांतर 1948 में और उच्छ्वास कला और बूढ़ा चाँद 1959 में देखने को मिलती है। लोकायतन 1964 में और चिदंबरा वाणी अतिमा स्वर्णीकरण उत्तरा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं के रूप में देखने को मिलती है। फिर अगर बात करेंगे उदय शंकर भट्ट जी की तो दोस्तों अमृत और विष, राका, विसर्जन, युगदीप, मानसिक, तक्षशिला, यथार्थ और कल्पना जो रचनाएं हैं ये उदय शंकर भट्ट जी की देखने को मिलती है। अगर फिर बात करेंगे हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की तो अंजलि 1924 में इनके द्वारा लिखी जाती है। अभिशाप 1930 में, रूपराशि 1931 और चित्ररेखा 1935। संकेत, जौहर, एकलव्य और आकाश गंगा जो रचनाएं हैं ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की देखने को मिलती हैं। केदारनाथ मिश्र जी की जो कुछ रचनाएं हैं तो सेतुबंध और चिरस्पर्श के रूप में देखने को मिलती हैं। अगर विशेष के रूप में देखें तो देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना की है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर ही इसका सही उत्तर होगा। क्या बोलता है देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी उर्वशी की रचना करी है। यदि विकल्प में जयशंकर प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर दोनों दिए गए हों तो ऐसी स्थिति में रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होता है। ठीक हो गया। उर्वशी की रचना किसके किसके द्वारा करी जाती है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी करी जाती है। ये देखिए ऑप्शन में आपको दोनों ही ऑप्शन दिए हैं तो आप लोगों का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका कौन सा होगा? कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर आपका सही उत्तर होगा कहता है। फिर देखिएगा झरना, आंसू, लहर, कामायनी ही जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग के रूप में देखे जाते हैं। फिर बात करेंगे उर्वशी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कृति एवं कामायनी अंतिम कृति है। जयशंकर प्रसाद जी की जो उर्वशी है वो प्रथम कृति के रूप में देखी जाती है और जो कामायनी है वो हमारी अंतिम कृति के रूप में देखने को मिलती है। इनकी कृति झरना को छायावादी युग में पहली रचना माना जाता है और शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। यानी कि जो कामायनी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है इसको छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया? तो शांति प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को जरूर बनाएं। फिर देखिएगा कुकुरमुत्ता जो 1942 में आती है, अणिमा 1943, बेला 1946 और नए पत्ते 1946 में जो निराला जी की प्रगतिवादी रचनाओं के रूप में जानी जाती हैं। फिर देखिएगा रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है।
महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। फिर देखिएगा युगवाणी 1939 और ग्राम्या 1940 पंत जी की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास पंत जी भी प्रथम छायावादी काव्य कृति हैं। फिर बात करेंगे छायावादोत्तर युग की, यानी कि जो हमारा शुक्लोत्तर युग है, अगर उसकी बात करें तो छायावोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्यधारा बहुमुखी हो गई थी। एक तो हमारी पुरानी काव्यधारा, एक आपकी नई काव्यधारा। अच्छा दोस्तों, जो आपकी पुरानी काव्यधारा है, तो उसके अगर कभी देखें तो पुरानी काव्यधारा के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा एवं उत्तर छायावादी काव्यधारा होती है। अगर देखें राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरणगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर आदि। तो ये आपके क्या है, सांस्कृतिक, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि हैं उनके रूप में जाने जाते हैं। और उत्तर छायावादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं जानकी वल्लभ शास्त्री जी के रूप में जाने जाते हैं, जो आपके उत्तर छायावादी काव्यधारा कवि के रूप में भी देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा व्यक्तिक गीति कविता धारा के कवि हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नागेंद्र शर्मा एवं रामेश्वर शुक्ल अंचल के रूप में देखने को मिलते हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के जो कवि है वो नागार्जुन, रांगेय राघव, शिव मंगल सिंह सुमन और केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन जी को प्रगतिवादी काव्यधारा कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगर बात करेंगे प्रयोगवादी काव्यधारा के जो कवि हैं वो अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और गिरिजा कुमार माथुर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे नई कविता काव्यधारा के जो कवि हैं वो धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह जी को देखने को मिलता है, जो हमारी नई कविता काव्यधारा के कवि के रूप में जानने को मिलते हैं। फिर देखिएगा अब बात करने वाले हम उत्तर छायावादी काव्यधारा की या फिर व्यक्तिक काव्यधारा के प्रमुख कवि एवं उनकी जो रचनाएं हैं, अगर उनको देखा जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में आई, मधुबाला 1936 में, मधुकलश जो 1937 में और निशा निमंत्रण जो है जो 1938 में आई है। अच्छा, प्रणय पत्रिका इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया एक गीत संग्रह है इनका। और हलाहल 1946 में, प्रणय दो चट्टानें एक एकांत संगीत 1939 में और आकुल अंतर 1943 में, चार खेमे 64 खूटे जो रचना है ये भी हमारे हरिवंश राय बच्चन जी के देखने को मिलती है। अच्छा, नगेंद्र शर्मा जी की अगर देखें तो नरेंद्र शर्मा जी की कदली वन, पलाश वन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, कर्णफूल 1936 में आती है, मिट्टी और फूल 1943 में, द्रौपदी 1960 में, सुवर्ण प्यासा जो निर्झर है ये आपकी नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं देखने को मिलती हैं। अगर बात करें रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की जो रचनाएं हैं तो वो मधुलिका 1938 में, अपराजिता 1939 में देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे रश्मि लेखा, अपलंक और बिस्पाई जन्म के, तो ये भी आपके उन्हीं के देखने को मिलते हैं। सॉरी, अगर भगवती चरण वर्मा जी की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा मधुकल कर्ण जो 1932 में, प्रेम संगीत 1937 में, मानव रंगों के मोह से एक दिन जो है ये भी आपकी भगवती चरण वर्मा जी के देखने को मिलती है। और रामेश्वर शुक्ल अंचल की मधुलिका 1938 में, अपराजिता 1939, लाल चूनर, किरण बेला 1941 और करील वर्षांत के बादल विराम चिन्ह के रूप में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों के रूप में, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हिमकरेटनी बहुत ज़्यादा इनकी फेमस है, हिमतरंगिणी हिमकरेटनी, ये आपकी बहुत बार पूछी जाने वाली है। युगचरण, माता पुष्प की अभिलाषा कविता और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कुमकुम प्रथम काव्य जो 1939 में आई, उर्मिला रश्मि रेखा, अपलक हम विभाष बिस्पाई जन्म के और सुभद्रा कुमारी चौहान की वीरों का कैसा हो बसंत कविता, त्रिधारा और मुकुल जो है वो भी हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना या फिर सांस्कृतिक कवि के रूप में इनको देखने को मिलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी, रेणुका, हारे के हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, इतिहास के आंसू, दिल्ली धूप, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कविताएं या फिर कहें तो काव्यधारा के रूप में देखने को मिलती हैं। सियाराम शरणगुप्त के अनाथ, दुर्वादल, आद्रा, विषाद, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, बापू, उन्मुक्त, नकुल और नोवाखाली के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा अगर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र में आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जो हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उनको कुरुक्षेत्र में आधुनिक युग की गीता के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रगतिवादी युग की,
या फिर प्रगतिवादी काव्य धारा की, जिसके हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ।